बात करें। चलिए, नमस्कार साथियों। प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। फिर हम लोग सेट लेकर आ गए हैं 18। जैसा कि हमने वादा किया था कि 25-30 सेट तक हम आपके साथ रहेंगे। हालांकि अब हमने निर्णय को चेंज किया है। अब हम आपके साथ 24 तारीख यानी एग्जाम तक रहेंगे। यहाँ तक एग्जामिनेशन हॉल तक रहेंगे, ठीक ना। जो प्यार आप लोगों ने दिया है मेरे को, उसे हम थोड़े भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हम तो कहे नहीं, हम प्यार का बहुत भूखे इंसान है, बहुत भूखे इंसान है। आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है चैनल को, आप चैनल पर जो प्यार दे रहे हैं, एकदम जो है अकल्पनीय है। हम कल्पना नहीं कर सकते तो ऐसा, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं 20 और फिर बेहतरीन बेहतरीन चीज सीख कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सीखने के क्रम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, कुछ बातें समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न हमने ऐसा ही सेट किया है जैसा एग्जामिनर सेट करेगा। आपको हम भरोसा दिलाते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, बाहर आते वक्त अगर आपको फीलिंग्स जो होगा वो हैप्पी हैप्पी नहीं होगा ना, तो फिर गरिया दीजिएगा हमको, कसरिया दीजिएगा, जो कहना होगा कह दीजिएगा। लेकिन साइंस का क्वेश्चन आपके जो है इसके हिसाब से एकदम सट सट लगेगा। हम भरोसा दिलाते हैं, आप एकदम बेहतरीन है। बोले नहीं, बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं है। आज का मोटिवेशन कोड यहाँ लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्या है? वक्त है मुसीबत का, उन्हें मुझे आजमाने दो। वक्त है मुसीबत का, उन्हें हमें आजमाने दो। फिर से सुनिएगा गौर से मेरे प्यारे भाई। वक्त है मुसीबत का, उन्हें मुझे आजमाने दो। पैरों तले रौंद देंगे, मेरा वक्त तो आने दो। दूसरा है आपके लिए एक और मेरे तरफ से, जब चारों तरफ खिचड़ी पक रहा होगा आपके नाकामयाबी का, जब चारों तरफ खिचड़ी पक रहा होगा आपके नाकामयाबी का, थोड़ी सी मेहनत करो और मिठाई बंटवा दो अपने कामयाबी का। थोड़ी सी मेहनत करो, सफल हो जाओ और मिठाई बंटवा दो अपने कामयाबी का, क्योंकि ये वक्त फिर दोबारा कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। 1,70,000 वैकेंसी, प्रथम बार इतना क्वांटिटी आया है आपके सामने। बिहार पुलिस 21,000, अप्रोक्स 22,000 मानिए। उसके बाद ये जो हम साइंस पढ़ा रहे हैं, ये रेलवे के लिए तो पूरी तरह से सफिशियंट है। बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, एसएससी का सारा एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठा के ला रहे हैं हम, ठीक ना। और अभी अभी 2-4 दिन पहले हम खुद जाके एग्जाम दिए थे एसएससी सीजीएल का, तो मुझे एहसास हुआ कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, तो मैंने भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और अप कर दिया है। हम इसलिए हर एग्जाम में बैठते हैं और देखते हैं, हर एग्जाम का एनालिसिस देखते हैं, ताकि एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या पैटर्न में बदलाव किया गया है, ये आपके साथ हम कैसे शेयर करेंगे। अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं, हम आपके ही एज में है और आपके साथ कंपटीशन में भी हिस्सा ले रहे हैं, समझे। बस अंतर आपका और मेरा इतना ही होगा कि आपसे मेरा बेहतरीन अनुभव है और आपसे मेरा 3 गुना मेहनत जा रहा है। बस इतना ही का अंतर कर रहे हैं हम और आपके बीच, समझे। चलिए, पहला सवाल क्या है देख लेते हैं, और पहला सवाल ही दर्दनाक है। लीजिए, मिल लीजिए आज के क्वेश्चन से। पित्त रस का क्या कार्य है? बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस। सबसे पहली तो बात जान लीजिए कि पित्त रस जो होता है, ये हमारे शरीर में पाचन का जो है पाचन नहीं करता है। ये पाचन में हमारा मदद नहीं करता, पाचन में सहायक नहीं होता, सहायक नहीं होता। पहली बात, पित्त रस पाचन में सहायता नहीं करता है, ठीक ना। चलिए, दूसरा क्या है? पहला बात तो हो गया। एक करता क्या है? वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा को क्या करता है? इमल्सीकरण करता है, तोड़ता है। अच्छा, पित्त रस निकलता कहां से है? तो पित्त रस निकलता है यकृत से। कहां से निकलता है? यकृत से। पित्त रस यकृत से निकलता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। बाइल जूस जो होता है पाचन में सहायक नहीं होता है,
लेकिन ये जो है एंजाइम को सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है गति में, भोजन के पाचन में सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम कुछ बातें आपको बता दे जो एग्जामिनेशन हॉल में छपेगा। अगर छपता है तो वही तरह से छपेगा, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम आपको बता दें, नया पेज एक ले लेते हैं और सिखाते हैं, आप लोग लिखना चालू कीजिएगा साथ ही साथ। देखिए, हमारे शरीर में एंजाइम जो होता है, एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसका क्या कार्य होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक की गति को कम या अधिक करना। कम या अधिक करना, पहला काम, इसका मेन काम यही है। जैसे हम आपके जिंदगी में जैव उत्प्रेरक के कार्य की तरह कार्य कर रहे हैं। हम आपके जिंदगी में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस आपको वो नॉलेज दे रहे हैं जिससे आप क्या करेंगे? अप हो जाएंगे, आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा। हट जाएंगे तो आपका नॉलेज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग भी जो है आपके जीवन में जैव उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। आपको क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में आपकी हौसला को बढ़ा रहे हैं, आपकी ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, आपकी मेहनत को बढ़ा रहे हैं, आपको बूस्ट बना रहे हैं अपने मोटिवेशन से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपने आइडियोलॉजी से। उसी प्रकार से जैव उत्प्रेरक जो है ये क्या करता है? अभिक्रिया की गति को तेज या धीमा करता है। हट जाएगा तो धीमा होगा, लग जाएगा तो तेज हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एंजाइम है जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, इसको कौन पचाता है? कौन सा एंजाइम इसको जो है पचाता है और कहां से निकलता है? ये सवाल पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा टाइलिन, क्या पूछेगा? टाइलिन। तो टाइलिन कहां से निकलता है भैया? टाइलिन निकलेगा आपको अग्नाशय से। कहां से निकलेगा? पेनक्रियास से। टाइलिन के बाद आपको हम बता दे दूसरा एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज आपको कहां से निकलेगा? तो ये निकलेगा लार ग्रंथि से। कहां से निकलेगा? लार ग्रंथि। कहां से निकलेगा? लार ग्रंथि से। अच्छा अच्छा, रुक जाइएगा, तंगा सा उल्टा हो गया। टाइलिन निकलेगा लार ग्रंथि से। टाइलिन निकलेगा लार ग्रंथि से। देख रहा है विनोद? तनका सा इधर उधर होगा ना, छिटक जाएगा। तनका सा इधर उधर होगा ना तो छिटक जाएगा डायरेक्ट, समझे? तो एकदम बी कॉन्सेंट्रेट, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पड़े। एमाइलेज कहां से निकलता है? अमाशय से। तीसरा है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड जो होता है छोटी आंत से निकलता है। कहां से निकलता है? छोटी आंत से। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में तीन चीज मदद करता है। टाइलिन जो लार ग्रंथि से निकलता है, एमाइलेज जो अमाशय से निकलता है, डाइसैकेराइड छोटी आंत से निकलता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं प्रोटीन का पाचन कौन करता है और कहां कहां से निकलता है। तो हम एक और पेज ले लेते हैं, जब सिखाने आए तो पूरा सिखा देंगे। लिखिए प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का, प्रोटीन का पाचन में सबसे पहले लिखिए पेप्सिन। क्या लिखेगा? सबसे पहले लिखिए पेप्सिन। पेप्सिन ये जो है ये निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन कहां से निकलेगा? पेप्सिन निकलता है अग्नाशय से। दूसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन निकलेगा अमाशय से। कहां से निकलेगा? अमाशय से। ये सब पाचन में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तीसरा है कार्बोक्सिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक पेप्टाइड। कार्बोक्सिलिक पेप्टाइड होता है
ये निकलता है, आपको बता दे, अग्नाशय से। कहां से निकलता है? अग्नाशय से। चौथा आपको मिलेगा एमिनोपेप्टाइड। यानी एमिनोपेप्टाइड, और एमिनोपेप्टाइड जो है ये आंतरीय म्यूकोमा यहां से निकलता है। तो प्रोटीन का पाचन कौन कौन करता है? पेप्सिन करता है, पेप्टोडाइड में चेंज करता है, अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन अमाशय से निकलता है, कार्बोक्सिलिक पेप्टाइड अग्नाशय से निकलता है, और एमिनोपेप्टाइड आंतरीय म्यूकोमा है और यहां से निकलता है। एक चीज और, वसा को कौन कौन पचाएगा, है ना? तो वसा को कौन कौन पचाएगा? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग इत्मीनान से, बहुत अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। यहां से सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। सारा क्वेश्चन 10th और 9th स्टैंडर्ड है। आपने देखा होगा कि बीपीएससी का जो चेयर पर्सन थे, चेयरमैन नहीं चेयर पर्सन, उन्होंने क्या बोला था कि लेंगे तो क्वेश्चन 9th 10th से, लेकिन लेवल उठा के लेंगे, बोले थे ना आप लोग। वीडियो यूट्यूब पर हमने देखा है उनका स्टेटमेंट। तो हम भी लिए हैं 9th 10th से, लेकिन लेवल उठा के। उनके माइंड को रीड करना मेरे को आता है, ठीक ना? बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया है। लिखेगा वसा का पाचन, वसा का पाचन। वसा का पाचन में है लाइपेज। आयुष, आयुष कहाँ तो फोन पे बिजी रहते हो? छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे ओकरा सके? हाँ, हम 5 मिनट फुर्सत मिलता है चल जाता है बतियाने। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल यहाँ बैठो सामने। न्यूक्लिक अम्ल निकलता है आमाशय से, मेरे सामने बैठो। और तीसरा है, यहीं पे बतियाओ, हम सुन लेंगे। ऐसा कौन सा बात बतियाओगे? न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज निकलेगा अग्नाशय ग्रंथि से, अग्नाशय या आंतरीय म्यूकोमा से। चलिए, अपनी कहानी यहां तक था। और पहला क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन ये है। हम बोले थे कि 1 से 5 तक का क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा एकदम ब्लंडर होगा। उसके बाद मतलब जो है क्वेश्चन का लेवल अप रहेगा, डिस्कशन डाउन रहेगा, क्योंकि समय का भी तकाजा होता है। मन लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में? बढ़िए, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जब हृदय की मांसपेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, क्या कहलाते हैं? आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आप लोग कहते हैं कि मेरी सीना में मतलब धीरे धीरे दर्द हो रहा है, तो वो एक वर्ड बहुत ही अच्छा यूज करता है, और वह वर्ड है एंजीना पेक्टोरोसिस। वर्ड है, ये शब्द है, कोई दवाई का नाम नहीं है। एंजीना पेक्टोरोसिस एक वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है सीने में धीरे धीरे दर्द करना, और उसके पीछे का वजह क्या होता है? ऑक्सीजन का आपूर्ति सही से नहीं होना। तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको बेड पर लेटाएगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर वाला सुटा के ऑक्सीजन मास्क आपको लगा देगा, कहेगा लो तो कोस का तनका सा लो खींचो तारे, समझे? तो आप लोग भी जाइएगा लगातार लगा लगा के करते रहिएगा, ठीक ना? तो ये जो वर्ड है एंजीना पेक्टोरोसिस, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति को, ऑक्सीजन आपूर्ति पर्याप्त न होने के चक्कर में, पर्याप्त न होने के कारण सीने में यानी हृदय में, हृदय में दर्द आना, दर्द इसका मेन कारण है। अब आया भाई अपने पास हर्ट, तो सीने में अपने पास एक दिल है, और इस दिल के बारे में हम थोड़ी सी कुछ कुछ बातें बता देते हैं जो एग्जामिनर पूछता है, ठीक ना? है ना तुम्हारे पास दिल भाई?
चलिए अब हम आपको बताते हैं सीने में जो दिल है उसके बारे में। देखिएगा हृदय का अगला आगे क्वेश्चन है क्या इससे संबंधित? हाँ ये है तो यहीं पे बता देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखें, यहाँ सीने के हृदय को जो है हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं ठीक ठाक से। अब बच जाएगा ना तो इसका स्पेशल वीडियो अब रेगुलर डलाएगा आपके चैनल पे, प्रतिभा फाउंडेशन पे। रेगुलर 15-20 मिनट का वीडियो अब हर दिन एक छोटा छोटा टॉपिक का डलाएगा और एकदम कॉन्सेप्चुअल। अब एकदम समर्पण है आपके बीच, क्योंकि आपने जो प्यार दिया है उसको हम थोड़े भुला जाएंगे। अच्छा आप लोग इतना परेशान क्यों करते हैं कॉल करके? देखिए एक बात बताते हैं, हम 2-4 दिन हम डिस्टर्ब थे, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि मेरे को आई फ्लू हो गया था और उसके साथ साथ थोड़ा सा पारिवारिक परेशानी भी था जिसको हम झेल रहे थे। अब सब चीज एकदम साफ है, हमने सब चीज से लड़ना सीखा है तो इससे भी लड़ा है। आज आई फ्लू भी ठीक हो गया है, परिवार को भी हमने ठीक किया, अपने आप को भी ठीक किया है, एकदम पूरा एकदम जो है झोल झाल साफ कर लिया है अपने जीवन का। तो अब जो है एकदम जो है अंडे की तरह चिकना हो गए हम, कण को रुखरापन नहीं अपने अंदर, ठीक ना। अब पढ़ते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम लगाइए। किसको लगाइए? पोटेशियम। सोडियम क्या करेगा? ये रक्त परिसंचरण को ठीक करेगा, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण कंट्रोल, नियंत्रण, ठीक है। आइए लोहा, लोहा तो आप जानते हैं कि कहाँ होता है? ब्लड में होता है, और इसके कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। ब्लड के कमी से एनीमिया रोग होता है, और लोहा जो होता है वो ब्लड में होता है। चलिए अब हम आपको एक नया पेज लेते हैं, कुछ बातें बताते हैं। हृदय की धड़कन का मैंने बता दिया हम आपको, रक्त परिसंचरण बता दिए। अब आइए हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। अपना जो हृदय है ये 24 घंटा जिंदगी भर धड़कता है, जब तक श्वसन रहेगा, जब तक सांस रहेगा तब तक ये धड़कते रहेगा, ठीक ना। अच्छा ये काहेला धड़कता है? क्योंकि इसमें होता है पेस मेकर। कौन होता है? पेस मेकर। अरे पेस मेकर का एक और नाम है SA नोड, जिसको बोलते हैं साइनो ऑरिकल, साइनो ऑरिनोड। और पेस मेकर कहाँ होता है? तो राइट ऑर्टिकल में, राइट ऑरिकल में पेस मेकर यहाँ होता है। इसी में बिजली का झटका उत्पन्न होता है। जब हम लोग बासी मुँह पानी पीते हैं कुछ देर के बाद तो सीना में जलन आता है, तो जलन क्यों आता है? पेस मेकर के कारण, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम एक बात और बता दें कि राइट ऑर्टिकल में जो होता है ऐसे नोड होता है जिसे पेस मेकर कहते हैं। अच्छा अब इसको जो है हृदय की धड़कन की माप, हृदय की धड़कन की माप, चलो पढ़ा ले लेता। हाँ बीपी की माप करते हैं हम लोग एस्फेग्नोमीटर से, एस्फेग्नोमीटर से, ठीक ना। अच्छा बीपी होता कितना है? ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? जो होता है 120/80 mmHg। अच्छा 120 क्या होता है इसमें? तो आपको हम बता दें कि 120 जो होता है सिस्टोल होता है, सिस्टोल, और 80 जो होता है ये होता है डायस्टोल। अब कहोगे कि सर जी याद नहीं रहता है, भूल पड़ जाते कभी सिस्टोल डायस्टोल में, डायस्टोल सिस्टोल में घुस जाता है। तो हम कहते हैं कि वो जुगाड़ दे रहे हैं ना, हम आपके साथ क्यों है? जुगाड़े के चलते ना। आप हमको इतना प्यार काहे दे रहे हैं? क्योंकि हम आपको समझा देते हैं ठीक से। देखिए सिस्टोल में एस है, एस बड़ा है कि डी बड़ा है? ये ना, अरे बोलो ना मेरी जान, एस बड़ा है कि डी बड़ा है? अरे एस ना बड़ा है तो एस बड़ा है इसलिए ऊपर, और डी छोटा है इसलिए नीचे। बात समझो, सिस्टोल ऊपर मतलब 120 वाला हिस्सा है ऊपर, और डायस्टोल नीचे, और mmHg होगा, mmHg, ठीक है।
तो बीपी मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमीटर बोलते हैं। बीपी का माप होता है 120/80 mmHg, जिसमें 120 होता है, सॉरी 120/80 और 120 सिस्टोल होता है और 80 जो होता है डायस्टोल होता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। अब लेते हैं हृदय का दशा। हृदय की दशा कौन बताता है? हृदय की दशा, हृदय की दशा बताता है ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रो कार्डियो, देखो एक होता है ग्राम और एक होता है ग्राफ। ग्राफ तो ये दोनों काम करता है। ईसीजी का मतलब दोनों है। ग्राम कब होगा? जब माप करेंगे और उससे निकाल के जो प्रिंट देता है वो ग्राफ होता है। तो हम लोग यहाँ ग्राफ ही मारेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक ना? तो आप लोग ग्राफ लीजिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मापने की प्रक्रिया को ग्राम में नापते हैं, जबकि माप के जो रिजल्ट हमें मिलता है वो ग्राफ में मिलता है। ठीक है, समझा पाए? चलिए अगला बात बताते हैं, हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले कौन किया था? हृदय का प्रत्यारोपण। हृदय का प्रत्यारोपण मतलब समझते हैं? हमारे दिल निकाल के आप में सेट कर दिया। हमर दिल, हमारा दिल आपके पास है नहीं। तो एक कौन बोला था? तो क्रिश्चियन बेर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक क्या किया था? बोला था कि हमारा दिल आपके पास है, मतलब हमारा में से दिल निकाल कर तोरा में क्या किया? सेट कर दिया। ठीक है, चलिए अब एक चीज और हम आपको बता दें हृदय के बारे में, कि हृदय में 4 चेंबर होते हैं, लेकिन सब में नहीं, अपना हृदय में। ठीक ना? तो हम कहाँ बता दें? इसी में क्यों ये कोना ले लेते हैं, अब बता देते हैं। हृदय में कितने चेंबर? 4 चेंबर। लिखिएगा, औस्थनधारी। औस्थनधारी कहिए तब क्या है? औस्थनधारी में आपको 4 चेंबर मिलेगा। कितना? 4 कोष्ठ यानी चेंबर। जैसे अपना समय 4 चेंबर है, तो स्तनधारी में 2 बातें याद रखिएगा। एक है मगरमच्छ, स्तनधारी नहीं है मगरमच्छ, लेकिन फिर भी इसमें 4 चेंबर होता है। एक आता घड़ियाल, ये भी स्तनधारी नहीं है, फिर भी 4 चेंबर होता है। मतलब दुगो अपवाद है, स्तनधारी में मगरमच्छ नहीं आता, घड़ियाल नहीं आता है, लेकिन इसमें कितना चेंबर है? 4 चेंबर है, इसलिए पूछा जाता है। अब दूसरा बताते हैं, केचुआ। केचुआ, केचुआ में आपको 8 चेंबर मिलेगा। कॉकरोच, कॉकरोच में 13 चेंबर मिलेगा। पक्षी, पक्षी वर्ग में 2 गो, हमरा गली हो ललका वाला। पक्षी के बाद आपको सरीसृप लिखिए। सरीसृप में कितना? तो सरीसृप में भी 4, सरीसृप में भी 4। आपको उभयचर में 3, उभयचर में कितना? 3। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य वर्ग में 2। इतना चेंबर वाला कहानी है। यहां से सवाल आप लोगों को पूछा जाता है। देख रहे हो ना कितना हार्ड डिस्कशन है। हम कहते थे कि तू लोग इतना कॉल काहे करते हो, मलाई तो मिल रहा है ना यहाँ से, तो परेशान तो करबे करोगे। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छा प्यार देते हैं। एक बात और बता देते हैं, ब्लड के हिसाब से प्राणी 2 प्रकार के होते हैं। जब डिस्कशन ही कराने आए हैं तो लाइए ना, पूरा धैर्य लेते हैं। एक होता है शीत रक्त प्राणी, शीत रक्त प्राणी, और एक होता है उष्ण रक्त प्राणी, उष्ण रक्त प्राणी। मतलब कुछ जानवर या जीव ऐसे होते हैं जिसका ब्लड कोल्ड वार्म होता है, ठंडा ठंडा ठंडा, और कुछ का हॉट हॉट हॉट। ये जो उष्ण रक्त प्राणी है उसमें हम लोग मनुष्य आ जाते हैं, मनुष्य आ जाएंगे, ठीक ना? और उसके बाद क्या होगा? मनुष्य आ जाएंगे, स्तनधारी सारा आ जाएगा, स्तनधारी। पक्षी भी आ जाएगा, पक्षी।
लेकिन पक्षी में कबूतर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। कबूतर सिक्त रक्त प्राणी है, कबूतर जो है सिक्त रक्त प्राणी है, ये अपवाद है, अपवाद। कबूतर, आइए इसमें आ जाएगा उभयचर वर्ग। उभयचर किसको कहते हैं? जो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, जो पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। मेढक, क्या नाम है? मेढक। छिपकली, ये सब सिक्त रक्त प्राणी है, ETC कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन ये था, शायद तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज बायोलॉजी से क्वेश्चन लाए हैं खूब दमगर दमगर। आप लोग कहते थे बायोलॉजी से नहीं लाते हैं, ये सर जी तो फिजिक्स के मास्टर है। रे पगला, फिजिक्स के मास्टर है हम, साइंस के मास्टर है हम, समझे। बायोलॉजी मेरा बेहतरीन सब्जेक्ट है, हम दिखाना नहीं चाहते थे क्योंकि हम फिजिक्स में जो है अपने आप को फेमस होना चाहते थे उसके वजह से, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल पढ़ने वाला बच्चा मैथ से कोरिलेट करता है, इसलिए क्योंकि मेरा मैथ भी ठीक ठाक है, तो हम चाहते थे कि वहाँ ये दोनों म्यूचुअल चले, इसलिए ऐसा करते थे। देखो छुपाने में बहुत माहिर है, ये बात जान लो समझे। और ऐसे भी याद रखिए, छुपाना एक अच्छी खासियत भी है, सब कुछ सबको नहीं बताना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चांद तारों में इंजरियाई, मानव किरणी के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किरणी में, अरे किरणी कैसे लिखा है रे आयुष मारेंगे ना, लोल पचका देंगे। किरणी में उत्सर्जन उपनयन के बाद स्वच्छ रक्त धमनी के रक्त के पास भेजा जाता है। एक बात हम आपको बता देते हैं, बाकी चीज हम आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। क्या बोला है? किरणी में उत्सर्जन के बाद, यहाँ उत्सर्जन होगा, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, उत्सर्जन। उपनयन के बाद स्वच्छ रक्त धमनी के रक्त के पास भेजा जाता है, बिल्कुल ये सही बात है। कोमेन संपुट से निष्पादित वो लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा अभिक्रिय क्रिया में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। ये भी सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। कुछ कंफ्यूजन पॉइंट हम आपको बता देते हैं। देखिए शरीर में होता है किडनी, किडनी, एक होगा फेफड़ा, कौन कौन होगा? किडनी, फेफड़ा और हृदय। तो ना पागल है, चलो किडनी के बारे में बता देते। देखो सुनो मेरी बात, गाना पर ध्यान मत दो, ये सब मस्ती मजाक होते रहना चाहिए, पढ़ाई में मन लगता है। देखो किडनी क्या है, ये क्या करता है? ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन मतलब छानने का काम करता है। फेफड़ा क्या करता है? तो फेफड़ा क्या करता है? पल्मोनरी ऑरिकल, जितना अशुद्ध ब्लड लाता है, जितना अशुद्ध ब्लड लाता है, अशुद्ध ब्लड लाता है, उसे प्यूरिफिकेशन करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। और हृदय क्या करता है? तो हम आपको बता देते कि हृदय क्या करता है, ना तो क्या आप है ना, इधर लिख देते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। हृदय, हृदय क्या करता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, प्यूरिफिकेशन करता है और पूरे शरीर में रक्त को पंप करके भेज देता है, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन दूर, किडनी फिल्ट्रेशन करता है, फेफड़ा पल्मोनरी ऑरिकल के द्वारा अशुद्ध ब्लड जो भी लाया जाता है उसका क्या करता है? प्यूरिफिकेशन करता है। और जब बच जाता है तो किडनी पूरे तरह से प्यूरिफिकेशन करने के बाद सिस्टोल करता है, हृदय के पंप से सिस्टोल करता है, पूरे शरीर में इसको क्या करता है? भेज देता है, ठीक है। चलिए तो हृदय के बारे में हम इतना बातें बता दिए, बोलो ना, हो बताए ना। आइए अब कुछ बातें हम आपको बता देते हैं किडनी के बारे में।
किडनी का इकाई तंत्र को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अब एक बात और बताइए, मूत्र का रंग जो होता है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम। क्यों होता है? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण। अच्छा, यूरोक्रोम शरीर में कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण। ये कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण। ये बहुत कम लोग जानते हैं। इतना जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है। अच्छा, शरीर में उत्सर्जी अंग कौन कौन है? हम इससे पहले भी लिखा दिया, तो नोट करके लिख लीजिएगा। उत्सर्जी अंग, शरीर में उत्सर्जी अंग अगर बोले तो पहला तो किडनी है, ये है। किडनी के बाद फेफड़ा भी है। फेफड़ा के बाद यकृत है। यकृत के बाद त्वचा है। और त्वचा के बाद क्या है? बड़ी आंत। बड़ी, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। पिछला सेट में इस पे हम बहुत अच्छा डिटेल डिस्कशन किए हुए हैं, उसको जाके देखिए। और सारा सेट बाई 1 to लास्ट देखते चले जाइए, आपका एकदम जो है पुष्ट हो जाएगा साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मुकुलन द्वारा किसमें जनन की क्रिया होती है? देखिए, मुकुलन द्वारा हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है, मतलब दोनों आंसर सही है। मुकुलन के द्वारा मुकुलन द्वारा आओ जान, कहाँ पर हो? ड्यूटी पे क्या? आ जाइए, चलेंगे दोनों आदमी साथ। बाजार थोड़ा सा बाजार करना है हमको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टीट्यूट पे आइए ना, पढ़ा रहे हैं। ठीक। मुकुलन द्वारा क्या होता है? आप लोग अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं? अलैंगिक जनन लिखिएगा, लिखाते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए तो, पहला है विखंडन। कहाँ कहाँ होगा विखंडन? विखंडन होगा आपको जीवाणु में और युगलीना में। जीवाणु में, युगलीना में, और भी कहीं कहीं होता होगा। दूसरा है खंडन। इसको कोशिश कीजिएगा याद करने का। खंडन है स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा में, राइजोपोज राइजोपस में, यूलोथ्रिक्स में भी होता है। यूलोथ्रिक्स, इसमें भी होता है। तीसरा आपको है ईस्ट या हाइड्रा, तो ये तो मुकुलन में होता है। मुकुलन में ईस्ट या हाइड्रा, ईस्ट या हाइड्रा में मुकुलन मेथड होता है। एक होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन ये कहाँ होता है? तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में। हाइड्रा में, प्लेनेरिया में। उसके बाद आपको है जीवाणु जनन, कायिक जनन। तो कायिक जनन तो पेड़ पौधा में होता है। जैसे अनार के डार काट कर रोप दीजिएगा, हो जाएगा। अमरूद के डार काट कर रोप दीजिएगा, हो जाएगा। अड़हुल के फूल के, गुलाब के फूल के डार काट कर रोप दीजिएगा, हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं कायिक जनन। ठीक है, चलिए, इसका भी हम करा दिए। अगला सवाल देखिए, इसको नोट कीजिए तो आप लोग, यहीं से पूछा जाएगा, हल्का में मत लीजिए, समझे? आम ले लो, आम ले लो। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए, मानव शरीर की, लिखना चालू कीजिए, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन है? यकृत।
ई ना बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है, बाह्य अंतः स्त्रावी ग्रंथि। अब पूछिएगा हमसे कि तो आप बताइए कि अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि है। कौन ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी ग्रंथि तो ये है पिनियल ग्रंथि। पिनियल आई कहाँ होता है? मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग में, यहाँ। ऐसे ऐसे करते हो तो कैसे दर्द करता है? देखिए ऐसे ऐसे कीजिए, दर्द करता है ना। मस्तिष्क, ब्रेन में। तो हिंदी जितना देर में लिखेंगे उतना देर में अंग्रेजी लिख देंगे। त्वचा सबसे बड़ा अंग है, त्वचा सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तब हड्डी तो बताइएगा फीमर। ये कहाँ होता है? जांघ में। कहाँ होता है? जांघ में। सबसे छोटी हड्डी पूछेगा, जो होता है स्टेपी। ये कहाँ होता है? कान में। कान में, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, घुटना का जो टखना होता है, टखना दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है? दिखाते हैं, रुक जाइए। नहीं दिख रहा होगा। ये टखना होता है, इस टखना की हड्डी को क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए तो, जानते हैं? नहीं, हम आपको बताते हैं। घुटना पर टिकेला तब ना पटेला, मतलब घुटना के टखने वाले हड्डी को पटेला नाम है। क्या? पटेला। तो याद कैसे कीजिएगा? घुटना पर टिकेला तब ना पटेला। चलिए, 6 के बाद 7। अब सवाल जो है केवल बेहतरीन बेहतरीन है, डिस्कशन कम है। चलिए, पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं हम लोग फोटोग्राफी में। ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाएगा। एक बात हम बताते हैं आपको, बीपीएससी कोई बड़ी चीज नहीं है या संस्थान बड़ी चीज नहीं है। हम तो 3 बार परीक्षा दे चुके हैं, चौथा डाले भी है, 69वां, ठीक ना। और अच्छा खासा स्कोर भी रहा है मेरा। भरोसा दिलाते हैं आपको, बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा उसके साथ। और अच्छा के साथ अच्छा ही होता है, इसलिए हम अच्छा ही करने आप लोगों के बीच आए। हाँ। अब देखिए ना, ए का पोटेशियम ब्रोमाइड है फोटोग्राफी, मतलब ए का 2 खोजना है, बस हमको ए का 2 खोजना है। ए का 2 यानी कि ई नहीं है, ए का 4 ई नहीं है, ए का 2 यहाँ है, तो इसको करेंगे। ए है, क्या है? ए, यानी ए वाला आंसर अपना सही है। बस बस, अब कुछ नहीं करना है हमको, अब अपना से लगा लीजिए जो लगाना है। समझ गए? अरे समझे कि नहीं? फिर से बताते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज करते हैं, बस हमको इतना ही याद करके रखना था और खोजना था। ये जो है मोनोपोटेशियम टाइट्रेट, ये एक जैव उर्वरक है। नाइट्रेट जो है ये आपको सल्फेट बारूद में यूज होता है और नाइट्रेट बेकरी में यूज होता है। लग गया ना? हो जाना आए, लग रहा है मन। एकदम बोर नहीं होने देंगे, समझे? एकदम बोर नहीं होने देंगे और समय एकदम बर्बाद नहीं कीजिए। ये आपसे मेरा जो है दिल से ये हम बात बोल रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एकदम समय बर्बाद नहीं होने दीजिए, क्योंकि समय के पास उतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे पाएगा, ठीक ना। चलिए, 7 के बाद 8, 7 के बाद 8 कहाँ है वो? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान मेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। अयस्क से धातु निकालेंगे और इस प्रक्रिया को मेट्रोलॉजी कहता है, अयस्कों का निष्कर्षण। जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालते हैं, हेमेटाइट से लोहा निकालते हैं, नहीं तो वही है। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। धातु में सामान्यतः वैद्युत सुचालकता होती है, ये तो सही बात है। धातु क्या होता है? सुचालक। धातु क्या होता है? सुचालक। फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से कुचालक है। फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से कुचालक है कौन? सिल्वर। सिल्वर तो सबसे अच्छा चालकता है, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक। लोहा तो चालक है, ये है, तो ये भी नहीं होगा आंसर।
स्वर्ण भी चालक है। टंगस्टन जो है ये धातु है, क्या है, धातु है। लेकिन विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है और उष्मा का सुचालक है। क्या? उष्मा का सुचालक है। इससे पहले वाला एक वीडियो में सेट नंबर 12 या 13 में हम इस बात को बताए हैं। देखिए हम लिखाते हैं, फिर से सुनिएगा, लिखिएगा तो। यह है टंगस्टन, यह नाइक्रोम, यह फ्यूज, है ना। आ जाइए, यहां भी आपको डिस्टर्ब करेगा। यह गलनांक, यह प्रतिरोध, गलनांक और प्रतिरोध। देखिए ऊंच ऊंच, हमार हिंदी पर न है जा, एहो ऊंच एहो ऊंच। लेकिन ई वाला ऊंच यानी कि गलनांक किसका ऊंच और प्रतिरोध इसका निम्न। और इसका जो है टंगस्टन का जो गलनांक है, इसका गलनांक कितना है? 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है? गलनांक है। समझे? इसको याद रखिएगा, ये डाटा बहुत काम की चीज है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुरुबल क्या है? गुरुबल क्या है बताइए। गुरुबल जो है ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन यानी कि भारी जल, ऑक्सीजन और H2O यानी भारी जल का संयोजन है। ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं, आपसे पूछेगा प्रोड्यूसर गैस या भाप अंगार गैस, दोनों को लिख लीजिए। भाप अंगार गैस, चाहे पूछेगा प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। तो बाबू हम ये बात बता चुके हैं कि दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, बस अंतर यह होगा कि इसमें भाप है, तो भाप किसके वजह से होगा? हाइड्रोजन के वजह से होगा, तब ना पानी होगा। तो इसमें H2 और प्रोड्यूसर गैस किसके वजह से? तो N2 हो गया। याद करना होगा। देखो हम अगर कहेंगे कि कोई चीज को याद कर लीजिए, संभव नहीं है। हम कहेंगे भूल जाइए, संभव नहीं है। बार बार देखिएगा याद रहेगा, कुछ दिन नहीं देखिएगा भूल जाइएगा। सही बात की गलत बात? तो नहीं देखिएगा बार बार तो भूल जाइएगा, इसलिए बार बार देखिए। आगे बढ़े, क्या है हो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ओ हो, ये कमाल का दृश्य है। आज मेरा टेक्निकल टीम मूड में है। ये देख रहे हो, ये बिहार पुलिस में लड़की है, अब बिहार पुलिस के गड़ी पर बैठल लड़का है, अब बेचारी के हाथ नहीं छोड़ रहा है। आज जाने की बात ना करो, आज जाने की बात ना करो। तो 21,997 वैकेंसी है। अगर आपको यही दृश्य करना है या देखना है तो लगे रहिए 16-16 घंटा एकदम दबा के, क्योंकि उपाय नहीं है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कंपटीशन तो वो तगड़ा है, क्या बताए हम आपको। ठीक ना। तो एकदम 12-13 घंटा तो डेली हिला दीजिए हर हाल में, एकदम चुत्तर दबा के बैठिए, खाली पेशाब पैखाना करने के लिए उठिए, और बाद लगातार पढ़ते रहिए एकदम आंख मूंद के एकदम। चलिए देख रहे हो कितना मजा ले रहा है, एकदम छोड़ ही नहीं रहा। अरे छोड़ो ना, हो गया, जाने दो बेचारी को। चलिए जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक गैस का आप उसके दबाव के कमी के अनुपात में होता है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? हम एक नियम बताए थे आपको इससे पहले के वीडियो में, ये सवाल वहां से है। PVT PCG यानी P से हो गया प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, T मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप, C का मतलब हो गया चार्ल्स लो, और G का मतलब गैलुसेक लो, गैलुसोक ना, गैलुसोक लो, और B का मतलब बॉयल्स लो, बॉयल्स।
अब देखिए गौर से, बोला है दबाव के कमी अनुपात में। दबाव कहाँ है भैया? दबाव के कमी अनुपात है, मतलब कि ये जो है दबाव क्या है, कमी का अनुपात है। नहीं, तो दबाव का कमी का अनुपात में इस एक गैस का आप उसके दबाव के कमी का अनुपात में होता है, तो इस नियम को बॉयल का नियम कहेंगे। किसका नियम कहेंगे? बॉयल्स लॉ कहेंगे। इसमें एक चीज छोड़े हुए है, आयतन कहीं छोड़े हुए, पक्का कहीं रहा होगा आयतन, या तो आप जो है ये जो है ये आयतने होगा, तब वही हम कह रहे हैं कि कैसे हो जाएगा। आयतन के दबाव के कमी अनुपात को क्या कहेंगे? आयतन के कमी के दाब के अनुपात को बॉयल्स का लॉ कहेंगे। ये सही है, कुछ गलत होगा तो हम नहीं है। टाइपराइटर का काम है टाइप किया है, हम गलत थोड़े है, हमारा जानकारी ना है। देखिए 12 नंबर सवाल देखिए, एनटीपी पर गैस का मान 22.4 होता है, इसको याद करके रखना है। दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम, देखो हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, आप लोगों को पता है, ज्वलनशील, इसीलिए इसको जो है वायुयान के टायर में, देखिए एक बात बताते हैं, हाइड्रोजन को जो है दो को कंफ्यूजन करेगा बात, वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरा जाता है, वायुयान के टायर में हीलियम गैस, कौन गैस? हीलियम गैस। और फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस, फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस, फुटबॉल में कौन सा गैस? हाइड्रोजन। अब वायुयान के टायर में हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस है। अब यहाँ ये सवाल बोला है कि दोनों को एक गुब्बारा में भर देते, तो गुब्बारा में भरेंगे तो हाइड्रोजन गैस वाला जो गुब्बारा है वो फूट ही ना जाएगा? नहीं फूट जाएगा, क्योंकि तो ज्वलनशील गैस है। इसका ये मतलब है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा संकुचित नहीं होगा, बैठ नहीं कैसे होगा, हो ही ना जाएगा। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जो होगा वो संकुचित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। कॉन्सेप्ट से पकड़िए, हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है, फुटबॉल में भरा जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं हीलियम सबसे हल्की गैस है, वायुयान के टायर में इसको भरते हैं। चलिए, एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है, सर्वप्रथम रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है, तो बर्तन में भाप का दाब क्या होगा? लगातार बढ़ेगा? नहीं। देखिए हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। एक बर्तन है, एक बर्तन है, बर्तन ऐसा नहीं होता है, ठीक अच्छा खासा बर्तन बनाइए देते हैं। ला भैया ये थरिया है, ये वह थरिया है जो हम लोग स्कूल में लेके जाते थे खिचड़ी खाने के लिए। स्कूल में तो बड़ा मजा आता था ना यो। प्राइमरी में और मिडिल स्कूल में तो हम लोग क्या किया, पढ़ाई लिखाई की है, बाक छोटा सा बस्ता जाए चाहे न जाए, कलम हो चाहे ना हो, ड्रेस हो चाहे ना, लेकिन छिपली हो के चाहिए। नहीं तो एकदम छिपलिए पर नजर हमें करता था हमारे सके। अब क्या होगा, एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है, सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है, मतलब इसको खाली कर दिया जाता है, निर्वात किया जाता है, और इसमें भाप दिया जाता है। क्या दिया जा रहा है? भाप। तो जब हम भाप देंगे ना, तो इसके दबाव में दो प्रकार की बात आएगा। पहले क्या होगा? बढ़ेगा। पहले क्या होगा? बढ़ेगा। और फिर बाद में क्या होगा? घट जाएगा। पहले क्या होगा? बढ़ेगा, फिर स्थिर होगा, फिर घट जाएगा। तो पहले बढ़ता है फिर स्थिर बना, नहीं स्थिर नहीं बना रहता है, माफ कीजिएगा, पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है, ये ना होगा आंसर। पहले बढ़ता है, पहले दाब क्या होता है? बढ़ेगा, और फिर क्या करेगा? घट जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजामती साबुन में मिलाया जाता है, हजामती साबुन में मिलाया जाता है ग्लिसरॉल, मतलब जो साबुन हम लोग क्या करते हैं, नहाने वहाने का काम करते हैं, उसमें मिलता है रोजिन। रोजिन क्या करता है? नमी, नमी बना के रखता है। साबुन को हम लोग क्या करते हैं, जब नहाते हैं तो नमी बना के रखता है। और ग्लिसरॉल क्या करता है? फेन उत्पन्न करता है, फेन उत्पन्न करता है। हाँ, आग, तब ना हम लोग खूब मस्ती से नहा लेते झाग उत्पन्न करके। तो ये देता है, रोजिन जो है नमी बनाए रखता है, और ग्लिसरॉल जो है, ये ग्लिसरॉल जो है ये फेन का उत्पादन करता है। आगे बढ़े, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित गलत लिखल है, तंगा सा सुधार लीजिएगा। बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, ये तो सही बात है। फिलामेंट का जो तार होता है वो एक समान नहीं होता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, ये एकदम गलत, एकदम चोट चमटा वाला बात बोला। अच्छा, बल्ब को पूरा तरह से निर्वातित नहीं करेंगे, बल्ब पूरी तरह से निर्वातित करके और उसमें ऑर्गन गैस
या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि उष्मा के वजह से वो क्या करे, फैले ना और फूटे ना। समझे? फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, तो ये भी सही है। मतलब 1 और 3 सही है। कहाँ है वो? 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज के नियम के बारे में हम एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं आपको, और इस कहानी के माध्यम से लेंज का नियम एकदम साफ सुथरा, एकदम जो है सब चिकना। देखिए, आप लोग ये कहानी जानते हैं कि एक बार विष्णु भगवान को तपस्या करके एक राक्षस महिषासुर या भस्मासुर, नाम नहीं ध्यान है, और वो क्या किया, तपस्या करके उनको खुश कर दिया और बोला कि, तो भगवान क्या बोले कि ठीक है, तो मांगो वरदान, क्या मांगते हो? तो बोला कि हाँ, तो हमको एक वरदान दीजिए कि हम जिसको छुएंगे वो भस्म हो जाएगा। हाँ, भस्मासुर उसका नाम था, राइट, भस्म हो जाएगा। तो बोला कि जाओ, तथास्तु। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, तुरंत धो के चाप देते हैं, ले जा ले जा। नहीं, भगवान का काम है क्या है, वरदान देना। ले जाइए वरदान, ले जाइए जी, ले जाना। तो उनको पीछे नहीं हटते वरदान देने में, सोचते भी नहीं है कि वरदान क्या दे रहे हैं, कुछ मांग लेता है, दे देते हैं। तो बोला कि ले जाइए। अब कहा कि हम कैसे चेक करें कि आप जो वरदान दिए वो ठीक है? तो कहा कि हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। अच्छा, माफ कीजिएगा, शंकर जी को खुश कर दिया था, शंकर जी को। शंकर जी बोले ले जाइए, तथास्तु। अब शंकर जी को वरदान दिया गया। अब शंकर जी को बोला कि लाइए हम पहले छू के आपको चेक करते हैं कि आप भस्म होते कि नहीं। शंकर जी लगे भागने, रे चोटवा चमरवा, हम ही दिए और हमने तो मारेगा। बोला चेक करने दीजिए, वरदान आपका ठीक है कि नहीं है। अगर एकदम भागने, वो आगे आगे पीछे पीछे, आगे आगे पीछे पीछे। भगवान सोचे कि क्या करे, शंकर भगवान तुरंत फोन निकाले लगाए विष्णु जी के, भैया ऐसा ऐसा बात है, देखो ना वरदान दिया गया, अभी तो हमरे पीछे पड़ल है। अब कहते हैं विष्णु जी, रे गदाबा, तुरा देने से पहले सोचना ना चाहिए था, तू क्यों मारे है? तुरंत विष्णु जी नीचे आए। अब विष्णु जी समझाए बुझाए, कहता ना तू देबो तो हट जा पीछे से, तू दे तो हट जा पीछे से। विष्णु जी कह के देखो, ऐसे करोगे तो ठीक बात नहीं है, वरदान का तो दुरुपयोग कर रहा है। तो महिषासुर बोला कैसे कैसे होगा, एक काम कीजिए, हमारा वरदान को चेक करने दीजिए, आप सही दिए कि गलत दिए। नहीं, चेकअप नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा आप जो दिए सब ठीक था कि नहीं। क्या समझ रहा है? तो क्या हुआ, विष्णु जी जो थे वो मोहिनी का रूप धारण कर लिए, मोहिनी, और लगे एकदम भरतनाट्यम करने ऐसे ऐसे। अब जैसे ऐसे ऐसे किए तो राक्षसवा देख के भी ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा, अपना हाथ अपने सिर पर रखा, बस जल के भस्म हो गया। तो लेंस के नियम भी वैसी होता है। लेंस के नियम में खुद का आवेश खुद पर पड़ने के बाद जल के क्या होता है, भस्म हो जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेंस का नियम कहता है कि प्रेरित धारा क्या है, शून्य है। मतलब इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा खुद लौड़ झगड़ के क्या होगा, मर जाएगा, शून्य हो जाएगा। आया बात समझ में? कहानी में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था क्योंकि हम तैयारी करके नहीं आए थे, डायरेक्ट उतर गए हैं। आप लोग तो इतना ने रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के लिए, तो हम कहे चलो चलते हैं, देख लेते हैं। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का भौगोलिक अक्ष पूछेगा ना, भौगोलिक अक्ष, तब 18 डिग्री। या पूछेगा दिक, दिक्पात या नमन कोण, नमन कोण, ये दो के बाद पूछेगा ना, तब बताइएगा 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस 90 डिग्री। कितना मारिएगा? 90 डिग्री। दिक्पात या नमन कोण पूछेगा तो 90, और अगर भौगोलिक अक्ष पूछेगा तो 18। हालांकि अधिकांश बार यही पूछा है, तो आगे भी यही पूछेगा हमारा जहां तक अनुसार। प्रकाशीय बल का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रकाशीय बल का कार्य सिद्धांत जो है 2 बार यानी दोहरी अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। कितना? दोहरी अपवर्तन। आंसर लिखेगा दोहरी अपवर्तन। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट, सबसे अंतिम क्वेश्चन है मेरे साथी। गैस बिल्डिंग में निम्नलिखित गैस का मिश्रण होता है। मतलब गैस का जो बिल्डिंग होता है अपने मार्केट में, उसमें कौन कौन गैस मिला होता है, तो उसमें